हेलो 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 हेलो। चैप्टर खुद शुरू करने से पहले आप सबसे एक सवाल है। एक हाथ में मेरे ये हॉकी है, एक हाथ में वाटर बोतल है। क्या होगा जब मैं किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को इस हॉकी से मारूं और साथ ही साथ इस वाटर बोतल से? तो किसमें सर फटने का ज्यादा चांसेस है बच्चे का? तो कमेंट में टाइप करो और बताओ। तो इसी से हम करने वाले हैं, एक चैप्टर है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर के बारे में समझेंगे कि भाई सर किससे फटने के ज्यादा चांसेस है। चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं भाई। जैसा कि चैप्टर का नाम ही क्या है, चैप्टर का नाम ही है मैटर आवर सराउंडिंग। तो मैटर का क्या मतलब होता है, हमारे सराउंडिंग का क्या मतलब है होता है, इसी में हम पूरे के पूरे इस चैप्टर में समझने वाले हैं। जैसा कि भाई मेरा काम है कि जब कोई भी एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर का जो मीनिंग होता है, उस चैप्टर का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम उसको क्यों पढ़ते हैं चैप्टर को, तो उसका मतलब जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उसका जो मतलब है उसको समझना हमें बेहद जरूरी है। तो देखो मैटर क्या होता है, मैटर को हिंदी में कहते हैं हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो मैटर क्या है, हमारे एवरीथिंग, कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स ऑक्यूपाई ऑफ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड क्या है, मैटर। दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी चीज है जिसके पास कुछ मास होना चाहिए और वो क्या करे कि कुछ एरिया को क्या करे, मतलब अपनी जगह को क्या करे, कुछ घेरे। जैसा कि ये हमारे पास है एक वाटर बोतल है। ये जो वाटर बोतल है इसका कुछ मास होगा, मास का मतलब कि ये कुछ भारी होगा। भाई इसका कुछ वजन तो होगा ना। चाहे ये मान लो ये पेन है, ये पेन का भी क्या होगा, कुछ मास होगा। और सरफेस एरिया का मतलब क्या है, यहाँ स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस का मतलब होता है जगह। मान लो मैं इस बोतल को किसी जगह पे डाल दूं तो वो क्या करेगा, उसको एरिया को कवर करेगा, स्पेस को कवर करेगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, स्पेस कहलाएगा। तो मैटर क्या बोलता है, मैटर कहता है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, हमारे इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी चीज जिसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और वो कुछ ऑक्यूपाई करना चाहिए, किसको, स्पेस को। उसी को हमने क्या कह दिया, मैटर कह दिया, मतलब पदार्थ कह दिया। ये हमने समझ लिया किसके बारे में, हमारा चैप्टर का मतलब। जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो आवर सराउंडिंग का मतलब क्या है, हमारे आसपास की जो सारी सराउंडिंग है उसी को क्या बोलते हैं हम, आवर सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मैटर हो गए। तो मैटर हमें कौन कौन सी चीजें दिख सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी चीज जिसके पास कुछ भारी होना चाहिए। भाई दिखने में कुछ थोड़ा सा, जब उसको तौले तो कुछ भारी होना चाहिए और वो क्या करना चाहिए, कुछ सतह को घेरना चाहिए। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, हमारे पास मैटर कहलाएगा। और इसके अलावा ऐसा कोई चीज है जो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता और साथ ही साथ उसको जब हम नापते हैं, तौलते हैं, तो तौलने में क्या है, वो बिल्कुल भी भारी नहीं होता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, नॉन मैटर कहलाता है। तो मैटर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसा कि देखो भाई, मैटर में हमारा पास आता है चेयर। चेयर का मतलब यही सारी कुर्सियां जो होती है हमारी, कुर्सियां क्या करती है, कुर्सियां को तौलेंगे तो भाई उसका कुछ तो भार तो आएगा ही, और वो कुछ जगह को भी क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, मैटर है। जैसा एयर, एयर जो होता है, हमारे आसपास जो हवा होती है, तो हवा क्या करती है, जैसे मान लो कोई भी रूम है या रूम हो गया, तो रूम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी हवा गैसें होती है, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जगह को क्या करती है, वो घेरती है। तो वो भी क्या कहलाता है, एक मैटर कहलाता है। जैसे लेमन, लेमन में ये देखो हमारे पास लेमन हो गया, आइस हो गया। आइस भी क्या करता है, कुछ सतह को घेरता है अपनी ओर, स्पेस को, और साथ ही साथ इसके पास कुछ क्या होता है, कुछ द्रव्यमान भी होता है। जैसे सॉइल, स्टोन, पत्थर होते हैं, चेयर होता है, टेबल होता है और लेमन होता है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे मैटर हो गए। तो नॉन मैटर क्या होता है सर, तो नॉन मैटर होता है कि जिसके पास क्या होना चाहिए, कुछ द्रव्यमान, मतलब मास नहीं होना चाहिए, कुछ भारी नहीं होना चाहिए और वो कुछ भी सतह को नहीं घेरती है। जैसा कि मैं मान लो कि भाई आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, तो हर कोई इंसान कहता है कि भाई हम माँ बाप से प्यार करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, हर कोई अपने माता पिता से ही प्यार करता है। तो मैं बोलूं कि भाई
कि आप प्यार तो करते हो, कितना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। तो आप बता नहीं सकते मेजर करके कि भाई इतना कितना किलो है, 2 किलो है, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कितना प्यार करते हो। तो बस हाँ प्यार करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का नॉन मैटर हो जाएगा। अब ऐसे ही करते करते हमारे पास कुछ फिजिकल चीजें आती हैं, जैसे देखो नॉन मैटर में जिसके पास कुछ द्रव्यमान नहीं होना चाहिए। मान लो कि आप क्लास में हो, कोई लड़का है, उसको किसी लड़की से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो आप ये बता सकते हो कि मैं इतना प्यार करता हूं उस लड़की से, इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, 5 किलो प्यार करता हूं, 2 किलो प्यार करता हूं। तो ये क्या है, जो लव है वो लव को हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब उस मास को हम तौल नहीं सकते। अब तौल नहीं पाओगे तो इसका मतलब वो क्या है, मैटर तो होगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन मैटर हो जाएगा। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, तो प्यार करते हैं तो उसको तौल के नहीं बता सकते। जैसे सैड, मान लो कि आपको किसी ने छोड़ दिया, अब जो आपका जीवन साथी था वो क्या हो गया, छोड़ दिया उसने, तो छोड़ दिया तो आप क्या हो गए, सैड हो गए। तो आप बता सकते हो कि भाई 5 किलो सैड हो, 2 किलो सैड हो, या इतना सैड हो, इतना सैड हो। तो हम मेजर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि भाई आप कितना सैड हो, तो बस हाँ सैड है। उसके बाद हैप्पी, मान लो कि आपका रिजल्ट आया, आप 9th क्लास में और आप पास हो गए, तो पूरे खुशी से, आपके पूरे समाज में खुशी से क्या हो जाता है, खुशी की लहरें आ जाती है। तो आप ये भी मेजर नहीं कर सकते कि भाई जो हैप्पी है वो क्या है, मैटर है, मतलब वो क्या है, नॉन मैटर होता है, ठीक है, क्योंकि मेजर नहीं कर सकते। तो जैसे नॉन मैटर में हो गया लव, हैप्पी, आप नहीं बता सकते कितना खुश हो, आप कितना दुखी हो ये भी नहीं बता सकते। और साथ ही साथ थिंकिंग, मान लो कि आप कोई भी चीज सोचते हो, आप सोचते हो तो आप बता थोड़ी सकते हो कि भाई आप कितना सोच रहे हो, 2 किलो सोच रहे हो, 3 किलो सोच रहे हो, 5 लीटर सोच रहे हो। तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको तौल नहीं सकते हैं। ऐसे क्या है इंटेलिजेंसी, आप बता सकते हो कि कितना आप इंटेलिजेंट हो, 5 इंटेलिजेंट हो, 2 इंटेलिजेंट हो, 4 किलो इंटेलिजेंट हो, ज्यादा है, इतना इतना तो नहीं बता सकते। और एंग्री, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन मैटर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर बात। और कोई दिक्कत, मैटर और नॉन मैटर पता चल गया, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हमारे पास आता है क्या, कि जो मैटर होता है, मतलब हमारे आसपास की जो सभी चीजें जिसके पास कुछ भार होगा और वो कुछ जगह को घेरनी चाहिए, वो किस फॉर्म में दिख सकता है, किस किस स्टेट के अंदर दिख सकते हैं। तो पहला जो हमारे आसपास की चीजें पाई जाएगी, एक तो वो सॉलिड के टर्म्स में दिख सकता है, और साथ ही साथ किस में दिख सकता है, लिक्विड के फॉर्म में दिख सकता है, और गैस के फॉर्म में दिख सकता है। ये हमारे मैटर के क्या है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कितना है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमारे जो मैटर होता है आसपास वो कितने फॉर्म्स में दिख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड में जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये हमारे पास जो हॉकी है ये क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है, सॉलिड है। तो सॉलिड है, जब इसको हम क्या करेंगे, पहली बात ये मैटर है, ये नॉन मैटर होगा। ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, सर ये मैटर ही होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ क्या है, कुछ भारी होगा ये। और साथ ही साथ इसको जब मैं रखूंगा तो ये कुछ स्पेस को भी कवर करेगा, मतलब एक एरिया को भी कुछ कवर करेगा। और साथ ही साथ क्या है, ये तो सॉलिड है। अब मान लो लिक्विड, ये वाटर है। अब जो वाटर बोतल है हमारे पास, इस वाटर में भी क्या है, पानी। अब पानी को मैं रखूंगा तो पानी भी कुछ भारी होगा, भाई भारी होगा ना जब तौलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक मैटर हो जाएगा। नॉन मैटर में क्या होगा, जो मेजर नहीं कर सकते उसको, बस नॉर्मल सी बात है। तो कितनी क्लासिफिकेशन हो सकती है स्टेट की, मतलब मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और कोई दिक्कत इसमें, तो मैटर कितने हो सकते हैं, फिर से रिवाइज करो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 3 चीज मैटर में खत्म हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि होते तो हमारे, जैसे अब तो अभी 9th क्लास में भी तुम सब, कि जैसे बड़ी क्लास में भी जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेट पढ़ने को देखने को मिलता है, कि 22 अलग अलग प्रकार के स्टेट होते हैं, 22 अलग अलग प्रकार के स्टेट होते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में, जैसे आप मान लो कि बाई चांस 9th पास कर जाते हो, 10th पास करोगे, 11th क्लास में आप साइंस लेते हो, तो साइंस लोगे तो आगे जाके आपको 4 स्टेट पढ़ना पड़ेगा मेन। होते तो 5 भी है, 5 पढ़ने पड़ते हैं थोड़ा, लेकिन आप कॉलेज लेवल पे जाओगे तो 5 पढ़ने को मिलेगा 22 में से टोटल। तो कितने स्टेट होते हैं टोटल हमारे आसपास, 22 अलग अलग प्रकार की स्टेटें पाई जा सकती है। लेकिन हमें 9th क्लास में कितना पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ना है। तो सॉलिड क्या है और लिक्विड क्या है और गैस क्या होता है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो इस दोनों को मैं रख दूं कि भाई जो हॉकी है और ये वाटर बोतल हो गया, ठीक है, तो ये हॉकी क्या है, सॉलिड हो जाएगा, और ये पानी जो है वो लिक्विड हो जाएगा। सही बात है, ये क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड होगा। तो सॉलिड को हमने सॉलिड क्यों कहते हैं,
और लिक्विड को लिक्विड क्यों कहते हैं और गैस को हम गैस क्यों कहते हैं, ये समझने वाले हैं। तो देखो सॉलिड जो होता है उसके पास क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है। फिक्स्ड शेप का मतलब होता है कि जो सॉलिड होता है ऐसा नहीं है कि अभी जैसे अभी बताया, मान लो कोई ईंट है, जैसे ईंट है, ये ईंट जो है इसकी फिक्स्ड शेप होती है। अब मान लो इसको मैं दबाता हूं, ईंट को यहां से कंप्रेस करता हूं, दबाता हूं, तो ईंट को दबाएंगे तो क्या दब जाएगा, नहीं दबेगा, नॉर्मल सी बात है। तो सॉलिड में क्या हो जाएगा, उसकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, मतलब जितना है ईंट उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं अभी मान लो कि मैं अभी ईंट यहाँ पे कितना है, एक है, अब थोड़ी देर बाद देखे तो ये बह जाएगा, नॉर्मल जैसे डेली लाइफ में देखे तो ईंट बह जाता है या ईंट दो ईंट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी फिक्स्ड क्या होती है, शेप होती है, वॉल्यूम होती है। अब क्या है, डू नॉट फ्लो, ऐसा तो नहीं है कि जो सॉलिड है सीधा बह ही जाता है, भाई सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि वो क्या होता है, वो बहता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, जो इसके पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, जैसे समझे एक बात, देखो जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड में एक समझे, सॉलिड के अंदर, अब सॉलिड के अंदर और लिक्विड, गैस, इन तीनों को हम समझे अच्छे से, तो देखो जो सॉलिड होता है वो सॉलिड क्यों होता है और लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, ये देखो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, भाई जो भी मान लो कि एक ईंट है, ईंट कैसे बनता है, ईंट के अंदर देखोगे तो छोटे 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 क्या होते हैं, कण होते हैं, उसी को हमने क्या कह दिया, पार्टिकल कह दिया। अब इस ईंट हम क्या देखेंगे, सॉलिड में, सॉलिड में देखोगे तो छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, वो क्या होता है, बहुत ही बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो सॉलिड के कण कहां कहां होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, जैसे ही सॉलिड में दिख ही रहा है। और लिक्विड में क्या होता है, जस्ट जितना मैंने पास पास बनाया है, ये जो कण होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, लिक्विड में थोड़े थोड़े से दूर दूर होते हैं, पहले एक यहां होगा तो एक यहां होगा तो एक यहां होगा, ऐसे करके क्या होते हैं, इसके अंदर कण होते हैं। और गैस में क्या होता है, एक यहां होगा तो एक यहां होगा, एक यहां होगा तो एक यहां होगा। इसलिए इसलिए क्या होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कि जब किसी भी सॉलिड चीजों को मारते हैं, मान लो किसी व्यक्ति को मैंने एक ईंट फेंक के मार दिया मूड़ी पे, और एक को क्या कर दिया, पानी फेंक के मार दिया, तो किस में सर फटने के ज्यादा चांसेस है, ऑब्वियस सी बात है भैया कि जो सॉलिड वाला जो है वो सॉलिड वाला ज्यादा कर देगा, दिक्कत कर देगा, पूरा खून बहने लग जाएगा। तो क्यों होगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, और ये एकदम से क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, बिल्कुल तगड़ा होता है। तो इससे क्या होगा, सॉलिड से पूरा सर फटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो सॉलिड के अंदर क्या बताया मैंने, फिक्स्ड शेप होता है कि जितना है ईंट उतना ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है बह जाएगा बिल्कुल। उसके बाद फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, डू नॉट फ्लो, भाई सॉलिड को कभी भी देखा है बहते हुए, जैसे मान लो ईंट है, अब ईंट जो है वो बह जाएगा, भाई ईंट जो है वो बह ही नहीं सकता क्योंकि वो सॉलिड है। तो ये क्या है कि डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन लिक्विड क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है, और गैस फ्लो कर जाता है। लेकिन जो अब देखो सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, तो लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता। जो लिक्विड है सीधा सा ऐसी छतरिया के बहता रहेगा पूरा, ठीक है, बह जाएगा, जैसे पानी बह जाता है, तेल बह जाता है, मिल्क दूध मान लो गिर गया तो दूध बह जाएगा पूरा। तो ये सारा हमारे किसमें होंगे, लिक्विड में। और गैस क्या होता है, गैस में जैसे हमारे आसपास जो ऑक्सीजन गैस होती है, ये क्या होता है, पूरे जगह तक फैल जाते हैं, ठीक है, तो गैस फैल सकता है। और इसके बाद फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। और जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, जैसे पीछे बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसके थोड़े से क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब थोड़े से ढीले होते हैं। और गैस में तो बहुत ज्यादा होता है, वेरी लूजली पैक्ड, मतलब बहुत बहुत टाइट नहीं होते, बहुत हल्के हल्के होते हैं, इसलिए इससे जल्दी से चोट नहीं लगता। आगे क्या है, इसमें इनकम्प्रेसिबल होता है। भाई ईंट जो है, ईंट को क्या आप दबा सकते हो, दबा सकते हैं, जैसे मान लो यही हॉकी है, हॉकी है, इस हॉकी को हम क्या कर सकते हैं, मान लो दबाना चाहूं तेजी में, तो ये क्या है, ये जो हॉकी है ये दबा नहीं सकते हैं सॉलिड। लेकिन लिक्विड जैसे पानी वानी होता है, पानी वानी हो गया, इन सब को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, मतलब लिटिल कंप्रेसिबिलिटी, इसको थोड़ा सा हम मतलब कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस जो होता है, गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, मान लो किसी बैलून में हवा भर दो,
और बैलून को जब दबाओगे तो बैलून क्या हो जाएगा, बिल्कुल दब जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है, किसमें, गैस में। ये हो गया हमारे पास सॉलिड लिक्विड। जैसे क्या क्या चीज देखने को मिलता है सॉलिड में, जैसे ब्रिक, देखोगे ब्रिक और स्टोन। यहाँ आइस भी है, आइस, ब्रिक वाला होता है ईंट हमारी, स्टोन पत्थर, ये सारे क्या होते हैं, सॉलिड के फॉर्म्स होते हैं। लिक्विड में कौन कौन सा हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एक्सेट्रा, ऑयल भी हो सकता है, तेल। तो ये सारे लिक्विड हो जाएंगे। गैस में क्या आता है, हमारे दुनिया की सारी जो गैसें हैं, जैसे CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे जो गैसें हैं वो सारे किस में आते हैं, हमारे गैस के स्टेट में आते हैं। ये हो गया भाई क्लियर। और कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमने पढ़ लिया। तो और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है। तो और देखने वाले हैं कि भाई आगे और क्या क्या चीजें हैं। देखो, तो हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब क्या है, हमारे पास कुछ स्टेट्स होते हैं, जैसे कुछ मैटर के स्टेट होते हैं। देखो, अब हमने बात करी किसके ऊपर, ध्यान से देखो, फेस चेंज ऑफ मैटर। मैटर कितने प्रकार की होती है, सिलेबस में कितने होती हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। मैटर कितने प्रकार की होती हैं, मैटर सर 3 प्रकार की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो 3 पढ़ा है हमने, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा है। तो ये हमारे पास 3 स्टेट हो गई। तो हमने क्या लिया, 3 स्टेट लिया, एक सॉलिड लिया, लिक्विड लिया और साथ ही साथ गैस लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस ले लिया। अब इसी के अंदर क्या है, हमने इसको चेंज किया। मान लो कोई भी चीज है वो सॉलिड से गैस में बदल रही है और गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, ये सारी की सारी आप सबको क्या करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, शुरू करते हैं सॉलिड से। देखोगे सॉलिड में, हम सॉलिड से देखो कहां जा रहे हैं, सॉलिड से एरो कहां तरफ है, गैस की तरफ है। तो जब सॉलिड से गैस में जाते हैं, सॉलिड से गैस में जाएंगे, तो सॉलिड से गैस में जाएंगे तो उस जो फेज को कहा जाता है या उस स्टेट को क्या कहते हैं, या उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, सॉलिड से कहां जा रहे हैं, गैस में, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। मान लो इसका उल्टा कर दिए, इसका उल्टा कर दिए, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम कंडेंसेशन, नहीं, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, अब मान लो कि सॉलिड से हम मेल्ट होके कहा जा रहे हैं, लिक्विड में। भाई आइस है, आइस जो होता है उसको मान लो लिक्विड में जाना है, गैस में, मतलब क्या नाम है, लिक्विड में, पानी में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको पिघलाना पड़ेगा, मतलब मेल्ट करना पड़ेगा। तो देखोगे यहाँ पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होगा, किसमें चला जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड किसमें बदल गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, एरर है शायद, इसको करते हैं, ये यहाँ पे एरर है, इसको हटा यार अभी। तो हम बात करने वाले कौन से स्टेट पे, पहला स्टेट है जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन शब्द का क्या ही मतलब है, ये मतलब देखो क्या होता है। देखो सब्लिमेशन मतलब, सब्लिमेशन किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एस फॉर सॉलिड टू गैस। इसमें क्या होता है, जो सब्लिमेशन जो प्रोसेस होती है, इससे क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, मतलब जिसको हम वेपर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कहां कहां देखने को मिलता है कि हमारे पास देखो ड्राई आइस होता है, पता नहीं आप सबने देखा होगा ड्राई आइस है, नहीं, मान लो ड्राई आइस को हम नॉर्मल हाथ पे रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, सीधा सॉलिड से वो गैस में बदलता है, वो लिक्विड में नहीं हो जाता कभी भी। तो ड्राई आइस देखने को मिलता है हमारा। कैम्फर देखने को मिलता है, कैम्फर का मतलब होता है कपूर। मान लो किसी में पूजा करते हैं तो कपूर को प्लेट में जलाते हैं, तो कपूर जब जलता है तो देखोगे तो सॉलिड से किस में बदल जाता है, गैस में, लिक्विड में नहीं जाता, चेंज नहीं होता। कौन चेंज नहीं होता, कपूर, जिसे हम कैम्फर कहते हैं। अगला क्या है, नेपथलीन बॉल। मान लो आप किसी वॉशरूम में जाते हो, वॉशरूम में जाओगे तो उस वॉशरूम के अंदर देखोगे तो छोटे छोटे गोले गोले से क्या रखे होते हैं, ऐसा दवाई टाइप रखे होते हैं, और उसकी स्मेल थोड़ी सी ठीक ही होती है, मतलब जो स्मेल को हटाने के लिए, मतलब थोड़ा बढ़िया रहे, वॉशरूम में थोड़ा स्मेल अच्छी आए, तो नेपथलीन बॉल डाल देते हैं। या कोई कोई लोग क्या करते हैं, जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े में स्मेल ना आए
तो स्मेल ना आए तो उसमें हम क्या कर देते हैं, नेपथलीन बॉल को डाल देते हैं। उससे नेपथलीन बॉल से क्या होता है कि भाई स्मेल नहीं आता। तो नेपथलीन बॉल भी क्या करता है, सॉलिड से सीधा गैस में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे किस में हो जाएगा, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या कहलाता है, देखो द चेंज ऑफ स्टेट, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। जब कभी भी सॉलिड से गैस में बदल जाए जो चीज है उसे क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन। विदाउट चेंज इन लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड मतलब सॉलिड टू गैस विदाउट चेंज इन लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जांपल में जैसे ड्राई आइस, नेपथलीन बॉल और कैम्फर, ये हमारे किस में एग्जांपल हो जाएंगे, सब्लिमेशन के। सब्लिमेशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर क्लियर, और कोई दिक्कत इसमें बताऊं, और कोई दिक्कत, फिर आगे चलते हैं। और कोई दिक्कत, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, तीन चीजें पढ़ ली। पहले स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिया, स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी, लिक्विड की प्रॉपर्टीज एंड गैस की प्रॉपर्टी। और सब्लिमेशन में हमने क्या पढ़ा, सब्लिमेशन में कि सॉलिड से सीधा किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, तो यही सब्लिमेशन कहलाता है। और कोई दिक्कत बताओ। अब जो आगे देखोगे स्टेट चेंज, स्टेट चेंज कैसे करता है ये समझने वाले हैं। तो देखो जब भाई सॉलिड होता है हमारे पास, क्या है, स्टेट चेंज, कि भाई जब कोई भी अवस्था होता है वो कैसे बदलती है। भाई आप सबने कभी भी, जैसे मान लो बर्फ है, बर्फ को नॉर्मल रखोगे तो बर्फ क्या हो जाता है, पिघल जाता है। थोड़ी देर बाद देखोगे बर्फ को तो बर्फ क्या कर जाएगा, पिघल जाएगा। अब वहां पे क्या करा, इसका मतलब उसने अपनी स्टेट को चेंज कर ली, मतलब अपनी अवस्था को चेंज कर ली। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास किसमें, स्टेट चेंज में। मान लो कभी भी कोई भी मम्मी है, अब मम्मी चाय गरम कर रही है, चाय गरम कर रही है तो चाय क्या है, लिक्विड फॉर्म है, उसका लिक्विड है, उसको गरम करते जाओगे तो जो पानी है वो किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो वहां भी क्या हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। तो मान लो कि आपने सॉलिड लिया, कोई भी चीज सॉलिड में क्या ले लेते हैं, चलो आइस ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, आइस को लेते हैं। और लिक्विड में यहाँ पे लेते हैं हम वाटर को, और गैस में हम ले लेते हैं, गैस को गैस ही रहने देते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें, हमने सॉलिड में क्या लिया, सॉलिड भाई आइस, जैसे आइस होता है, आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। लिक्विड में जैसे वाटर को लिया, और गैस में लिया, गैस को लिया नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, मान लो कि आपको लिक्विड से वाले क्या नाम है, आइस से कहां जाना है, लिक्विड में जाना है, मतलब वाटर में ट्रांसफर करना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को हीट देना पड़ेगा या उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो भाई आप सबने देखा ही होगा, मान ले आइस को जाना है किसमें, बर्फ, भले आइस को जाना है पानी में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें हीट करना पड़ेगा, हीट करना ही पड़ेगा। अब मान लो उस वाटर को हमें किसमें जाना है, गैस में, तो वहां भी क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अब मान लो इसका उल्टा करना पड़ गया, उल्टा करना पड़ा है, तो इस गैस को क्या करेंगे हम, गैस को कूल करेंगे, कूल मतलब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो सॉलिड में बदल जाएगा। और इस लिक्विड को भी ठंडा कर देंगे, जैसे पानी है, पानी को बर्फ, पानी को फ्रिज में डाल दे, पानी को फ्रिज में डाल दे तो वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा, मतलब वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्टेट के चेंज हो जाएंगे। तो इसमें देखा है, नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड जो होता है उसकी कितनी डिग्री सेल्सियस होती है। भाई सेल्सियस का मतलब होता है टेम्परेचर, जानती हो ना कि भाई टेम्परेचर के दो यूनिट होते हैं, केल्विन और सेल्सियस। तो 0 डिग्री केल्विन पे क्या दिखता है हमें, सॉलिड दिखता है, सॉलिड भी दिखता है, और साथ ही साथ वाटर भी दिख सकता है छोटे मोटे। तो अभी मैं लिख दूंगा इसके आगे। और जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है, 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, लिक्विड फेज। और मान लो कि उस पानी का, लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, तो जो पानी है वो किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा, और वो उड़ जाएगा हवा में। तो ये हो जाएंगे चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। तो अब हमने देखा है, इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। अब देखोगे, मैंने अभी बताया जस्ट पहले, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या देखने को मिलता है हमें, 0 डिग्री सेल्सियस पे, चलो इसी पे लिख देता हूं सीधा डायरेक्ट। 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, यहां पे देखने को मिलता है सिर्फ वाटर, इसमें देखने को मिलेगा वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सॉलिड भी देखने को मिलता है, प्लस में लिक्विड भी देखने को मिलेगा, दोनों देखने को मिलता है।
भाई जब 0 डिग्री सेल्सियस किसी का हो जाए तो वो सॉलिड होगा और लिक्विड भी हो सकता है। और जब 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस भी होता है और वाटर भी होता है। वाटर मीन्स लिक्विड होता है, ठीक है, ये स्टेट देखने को मिलेगा। जैसे हमें क्या है 0 डिग्री से आगे चले जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। जैसे एक और बार समझ लो, ध्यान से देखो, हमने यहां लिया 0 डिग्री सेल्सियस और इधर लिया हमने कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने बताया कि 0 डिग्री पे क्या क्या देखने को मिल सकता है, यहां सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी, दोनों होंगे, पानी और सॉलिड दोनों होंगे 0 डिग्री पे। 100 डिग्री पे क्या क्या होंगे, 100 डिग्री पे लिक्विड भी होगा और थोड़ा बहुत क्या होगा, गैस भी होगा, गैस भी होगा, लिक्विड भी होगा। अब इसके बीच में जो आएगा भाई 0 डिग्री और 100 के बीच में, इसके बीच में जो डिग्री आएगा, जैसे मान लो 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना डिग्री, 99 सेल्सियस, तो इसके बीच में क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ वाटर देखने को मिलेगा। और मान लो आप 100 डिग्री से ज्यादा चले जाते हो अब तो यहां किस में बदल जाएगा, वो गैस में, ये अब है। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चले जाते हो, अब ज्यादा चल जाओगे तो क्या होगा, आप किस में बदल जाओगे, सॉलिड से गले क्या नाम है, लिक्विड से सीधा गैस में बदल जाओगे। जैसे पहले के टाइम पे कि जब हमारे अर्थ के ऊपर हम लोग नहीं थे, जब ह्यूमन की प्रजाति नहीं थी, तो देखा कि पहले जो बर्फ, तो जो हमारा अर्थ जो था वो पूरा एक बर्फ का गोला था। तो बर्फ में क्या हो गया कि धीरे 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 वो बर्फ जो था, पूरा पृथ्वी हमारा घेरा हुआ था बर्फ से। एक दिन क्या हुआ कि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण सारा जो बर्फ है वो पिघल गया। और तुमने सुना भी होगा कि पहले हमारे अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर पाया जाता था वोल्केनो, वोल्केनो वोल्केनो फटता था पूरा, और ये सारे ज्वालामुखी सब फटती थी। तो इससे क्या होता है, इस वोल्केनो जब इरप्शन होता है तो उसमें से क्या निकलते हैं, अलग अलग टेम्परेचर निकलते हैं। टेम्परेचर निकलेगा तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर। तो जो हमारे आसपास जो अर्थ के ऊपर जितने भी पानी थे ना, वो सारे के सारे किसमें बदल गए, भाप में बदल गए, वेपर में। तभी देखा होगा कि हमारे आसमान जो बन गए सारे, वो सारे आसमान इसी की वजह से बने कि पहले जो पानी थे वो सारे हमारी जो धरती, जो जो गर्म गर्म जो गैसें थी और क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने के कारण वो सारा पानी कहाँ बदल गया, भाप में चला गया। और सारे भाप से क्या बन गया, बादल बनने गए, फिर बादल से फिर बारिश होने लग गई। आपने सुना ही होगा कि जलीय चक्र जिसे कहते हैं, वाटर साइकिल, वो ऐसे देखने को मिलता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो वो जो पानी है वो किस में बदल जाएगा, हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई दिक्कत इसमें बताओ। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पूरा हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ लिया, मैटर नॉन मैटर पढ़ लिया, और साथ ही साथ सब्लिमेशन, चेंज ऑफ स्टेट पढ़ लिया। अब आगे बात आती है हमारी इवेपराइजेशन। इवेपराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, इससे बहुत ज्यादा ही सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, वेपराइजेशन, भले इवेपराइजेशन, वेपराइजेशन, इवेपराइजेशन। तो इवेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो, ये है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम, कहां से बदलेगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, लिक्विड से गैस में, विदाउट चेंज इन बॉइलिंग फेज इज कॉल्ड वेपराइजेशन। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग बताऊंगा अभी, अभी आगे आएगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग मतलब होता है कि कोई भी चीज को ज्यादा गर्म करना। तो ऐसा हमें लिक्विड जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होती, फिर भी वो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इवेपराइजेशन कहते हैं। जैसे देखोगे, मान लो आप किसने, आपने क्या करा कि कपड़े को धोया, कपड़े को धोया और इस जो वेट क्लोथ था, मतलब जो गीला कपड़ा था, आपने इसको रस्सी पे क्या कर दिया, टांग दिया। अब देखोगे तो हमारे आसपास क्या है, सनलाइट आती है, विंड चलती है, इनसे क्या होता है, ये कपड़ा जो है, जो सारा पानी है इसके अंदर से उड़ जाता है पानी, और कहां चला जाता है, हवा में चला जाता है, और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। यही होता है। तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है, कौन सी प्रक्रिया, इवेपराइजेशन देखने को मिलता है। जो कपड़ा जो सूख गया हमारा, वो किसकी वजह से सूखा, इवेपराइजेशन के कारण। अब मान लो कोई भी लड़की है, जैसे ये हमारी क्या है, खूबसूरत महिला मित्र है, तो महिला जो हमारी है, ये देखोगे क्या है, इसने ड्राइनिंग ऑफ, देखोगे ध्यान से, ये महिला जो है ये क्या करी, नहाई।
अब नहाने के बाद इनके जो बाल हैं वो बाल क्या है, गीले हो गए। अब देखोगे थोड़ी देर बाद क्या करती है, यही जो महिला है वो बाल को खोलती है। अब बाल को खोलती है तो उसके अंदर से क्या हवा चलता है, और हमारे आसपास के जो थोड़ा बहुत गर्म जो होता है क्या बोलते हैं, एयर जो होती है, ये क्या करती है, वो सारा जो पानी है उसको हवा में उड़ा देती है, और फिर क्या हो जाता है, बाल जो होती है पूरा सन सन सूख जाता है, पूरा तो सूख जाता है बिल्कुल, तो पूरा ड्राई हो जाता है। तो किसके कारण होता है, वो इवेपराइजेशन के कारण। अब मान लो कोई भी हमारी हॉट टी जो होती है वो कोल्ड हो जाती है ओवर टाइम। अब मान लो कि कोई भी गर्म कप है, उसमें हमने चाय रख रखा है, मान लो उसको छोड़ देते हैं बहुत देर तक, 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो जो चाय गर्म हो क्या हो जाएगी, देखोगे 4-5 घंटे बाद जो चाय जो है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा हो जाएगा तो उसमें किसका कारण है, इवेपराइजेशन के कारण होता है। ठीक है, तो ये हमारा इवेपराइजेशन हो जाएगा। इवेपराइजेशन है, ये बहुत मेन टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इवेपराइजेशन। इवेपराइजेशन में क्या क्या है कि इवेपराइजेशन जो होता है वो कई कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस पे, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे देखोगे कि आपको उस चीज को सुखाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, एक्सपोज्ड ऑफ सरफेस। आप क्या करोगे, मान लो कि जल्दी से कोई भी चीज को क्या बोलना है, ठंडा करना है, या किसी भी को गीला जो है उसको सुखाना है, तो उसको क्या करो, क्षेत्रफल बढ़ा दो। ठीक है, जैसे एक मान लो कप है हमारा गिलास का, अब जो कप है उसके अंदर चाय है, अब चाय जो है उसको हमें ठंडा करना है, तो ठंडा करना है तो मैं क्या करूंगा, मान लो बड़ी वाली कोई प्लेट है उसके अंदर मैं चाय डाल दूं, तो चाय क्या हो जाएगा, उसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या होगा उसके अंदर इवेपराइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें फास्टर हो जाएगी। तो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग बाय द वेपराइजेशन, तो पहला होता है एक्सपोज्ड एरिया, फिर क्या हो जाता है, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, मैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता हूं ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाता है, इवेपराइजेशन इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो गर्म जो चाय थी उसको बड़े से एक प्लेट में डाल दे, थाली में, तो वो क्या हो जाएगा, सीधा ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर बाद देखोगे। तो उसके अंदर क्या देखता है, इवेपराइजेशन। या इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, मान लो कोई भी कपड़ा है, ज्यादा तापमान है हमारे आसपास, गर्मी ज्यादा है तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, टेम्परेचर कम है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा नहीं, मतलब उसके अंदर से पानी जल्दी निकलेगा नहीं, तो इवेपराइजेशन भी नहीं होगा उसके अंदर। तो इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर से क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, हैंस द रेट ऑफ इवेपराइजेशन इज इंक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, जब उसको कपड़े को डालेंगे तो उसके अंदर से जो भी धूप आएगी उसको क्या करेगा, वो जो पानी है वो पानी को गर्म कर देगा और वो उड़ जाएगी, तो उसके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी जब पढ़ेंगे हम अगले मतलब आने वाले चैप्टर में, जैसे वर्क एनर्जी पावर जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी समझेंगे कि जब कोई भी चीज चलती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद आता है थर्ड जो चीज है वो ह्यूमिडिटी। मान लो कि हमारे आसपास जो है वो ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि थोड़ा हुमस टाइप नहीं हो जाता, हुमस हो जाता है, गर्मी भी होने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा फैक्टर अफेक्टिंग होता है कौन, इवेपराइजेशन। तो ह्यूमिडिटी क्या है, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर इज लो, तो इवेपराइजेशन रेट इज इंक्रीजिंग, एंड मोर ह्यूमिडिटी एंड लेस इवेपराइजेशन। अब मान लो ह्यूमिडिटी है ज्यादा, कि कभी कभी थोड़ा सा कम टेम्परेचर है, ओस वाला सिस्टम चल रहा है, ओस ओस गिरता है, सुबह सुबह देखे हो ना, ओस ओस ठंडा माहौल रहता है, तो जल्दी से कपड़ा भी है या कोई भी चीज है वो जल्दी से अपना अवस्था नहीं चेंज करेगा, तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी। आगे लास्ट है हमारे पास विंड। मान लो कि आपने किसी भी कपड़े को सुखाया और हवा तेज चल रही है, और हवा तेज चल रही है तो उससे क्या होगा कि जो कपड़ा है वो जल्दी से सूख जाएगा, मतलब इवेपराइजेशन उसके अंदर बढ़िया हो जाएगी। एक और एग्जांपल है, समझ सकते हो कि अब मान लो कि आप घर में क्या करते हो, कभी कभी पोछा वोछा लगाते हो, भाई हम लोग भी काम ही करते हैं, तो पोछा वोछा लगाते हैं घर में, तो जब आप पोछा लगा देते हो पूरे सरफेस में, तो देखोगे थोड़ी देर बाद कि जो सारा जो पानी है, अब थोड़ा सा पंखा चला दे तो थोड़ा सा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, सारा जो सरफेस पे हमने पानी डाला है पोछा, वो सारा का सारा थोड़ी देर बाद देखोगे तो सूख जाएगा। सूखने का मेन कारण कौन सा होता है, यही होता है इवेपराइजेशन। इतना बात पता चल गया, तो पंखा चलाने से जल्दी सूख जाएगा, पंखा नहीं चलाओगे तो लेट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इवेपराइजेशन थोड़ी रेट उसकी स्लो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपराइजेशन। और कोई दिक्कत इसके अंदर, और कोई दिक्कत, और जैसा कि और भी हो सकता है चीजें, जैसे और कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं इवेपराइजेशन, बताओ। तो आप सबको कोई अलग पता होगा तो आप कमेंट में टाइप करो और बताओ। तो चलो अब आगे शुरू करते हैं। आगे में हमारे पास आएगा एक चीज है, एक चीज में क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन अब देख लेते हैं थोड़े, भाई थ्योरी तो बहुत पढ़ लिया, क्वेश्चन में क्या है,
कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर केल्विन इनटू सेल्सियस, कि हम सेल्सियस और केल्विन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमें क्या है समझना है, टेम्परेचर जो होता है, तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है, एक केल्विन होती है और एक होती है, तो देखोगे तो केल्विन का जो है मतलब टेम्परेचर जो है वो केल्विन होता है और सेल्सियस होता है। मतलब टेम्परेचर के कितने यूनिट होते हैं, 2 यूनिट होते हैं। देखो तो जो केल्विन है और सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूला को क्या करना है, आप सबको याद करना है। और इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक से मैं बता देता हूं, उससे क्या हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। तो देखोगे हमारे पास एक फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू में क्या होता है, C प्लस 273। कितना होता है, K बराबर में C प्लस 273। ये हमारे पास क्या है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने वाला, सेल्सियस को केल्विन वाला। तो इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, पहले बच्चों को भी बताता हूं। K का मतलब होता है काली और C मतलब होता है चरण, काली चरण, और इसको इसमें ऐड कर देंगे कितना, 273। तो हमारा क्या हो जाएगा, काली चरण प्लस में 273। तो K इज इक्वल टू में C प्लस 273। तो ये ट्रिक हो गया, क्या है, याद करने का बहुत आसान तरीका है। तो K इज इक्वल टू में C प्लस 273। अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो ध्यान से देखो। आप सबको मान लो कि दिया है, केल्विन की वैल्यू दी गई है, केल्विन मान लो दिया है हमारे पास कितना, 100 दिया गया है, ठीक है, कितना, 100 दिया गया। तो बोलेगा कि भाई फाइंड करो आप सेल्सियस, कि सेल्सियस जो है C वो कितना होगा, ये फाइंड करके दिखाओ। तो तुम क्या करोगे, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, काली चरण। तो K इज इक्वल टू में C प्लस 273, काली चरण 273 हो गया। K की वैल्यू देखोगे तो कितना दिया गया है, 100। तो इसकी जगह पे चुपके से डालना है 100 बराबर C प्लस 273। अब देखोगे ये प्लस में है तो ये आएगा माइनस में, क्योंकि C की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, C 100 माइनस में 273। तो सेल्सियस कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 में से 100 जाएगा, मतलब 273 में से 100 घट जाएगा तो 173 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। तो बहुत आसान है, तो लगाना है K इज इक्वल टू में C, K इज इक्वल टू में C प्लस 273, इसको याद करना है। समझ में आ गया बात, आसान है, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो क्वेश्चन में क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, समझा तो दिया हूं। अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखोगे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, किस में चेंज करना है, केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। मतलब K से हमें किस में चेंज करना है, C से। तो देखो K की वैल्यू दे रखी है, तो आपका फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, वही वाला, K इज इक्वल टू में C प्लस 273। K की वैल्यू कितनी दी गई है, तो K कितना दिया गया, 300। तो यहां रखेंगे 300 बराबर में C प्लस 273। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 माइनस 273। तो इसमें से घट जाएगा, 300 में से 273 जाएगा तो कितना आएगा घटाने पे, देखोगे तो इधर बच गया 7 और 20 27। तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 जो है, तो हमने क्या करा, कन्वर्ट करना है कहां से, सेल्सियस से, भले केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। केल्विन की वैल्यू दे रखी है कितना, 300। तो फॉर्मूला क्या बताया, काली चरण 273, और बीच में बराबर का साइन डालना है, ये भी ध्यान देना भाई। ऐसा नहीं है कि काली चरण डाल दिया उल्टा पुल्टा सवाल कर दिया, तो बीच में आएगा K और C के बीच में बराबर का साइन आएगा। तो K की वैल्यू डाल दिया मैंने 300, इसकी जगह 300, C का C आ गया, प्लस का प्लस और 273। देखोगे तो हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस इधर जाएगा माइनस, 300 में से 273 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। और अभी मैंने जस्ट बताया था कि मान लो 0 से 100 के बीच में हो तो वो क्या दिखेगा उस टाइम होगा वाटर, होगा हमारा पानी देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टेट होगी वो कौन सा होगा, पानी होगा, यहाँ पे ओनली सिर्फ पानी होगा। अगला सवाल देखो, अगला क्या है, 573 है, तो फिर वही लगाना है, सेम फॉर्मूला है। तो K इज इक्वल टू में C प्लस 273। K की वैल्यू बताओ, 500
73 बराबर सी प्लस 273। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 573 माइनस 273। तो सी की वैल्यू क्या होगी, 573 में से 273 जाएगा तो कितना आएगा, 300 आएगा। ये आ गया हमारा 300। तो कितना आसान है, और 300 है मतलब 100 से ऊपर है, 100 से अबव होगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये क्या होगा, ये गैसियस होगा, मतलब यहाँ पे गैस होगी। बात समझ, बस सिर्फ गैस देखने को मिलेगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब क्या करोगे, ये जो 273 है, इस 273 को आप सबको फाइंड करना है। फाइंड करके इस 273 को केल्विन में कन्वर्ट करना है और इसको कमेंट में बताओ कि कितना आएगा। मैं चेक करूंगा, देखूंगा कि भाई किसका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है, वहां पे देखोगे तो हमने क्या किया था, केल्विन से सेल्सियस में बदला था। अब यहाँ पे उल्टा दे दे, अब बोला कि भाई अब सेल्सियस से केल्विन में चेंज करो तो कितना आएगा, कुछ नहीं है, बाकी सेम रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर सेल्सियस टू केल्विन। तो देखोगे तो सी वही लगाएंगे फॉर्मूला, कालीचरण 273। के की वैल्यू बताओ, के तो निकालना ही है, कह रहा है सेल्सियस से केल्विन में, तो के निकालना है। सी की वैल्यू देखोगे तो कितना है, 250 प्लस 273, तो के कितना आ गया, 250 में से 273 जोड़े भले क्या। तो अब समझेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहलाता है, देखो कि जब हम किसी भी स्टेट का क्या करेंगे, सॉलिड है, मान लो कोई भी सॉलिड है, उसको हम हीट देते हैं और उसको हम बदल देते हैं किसमें, गैस में, तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, उस हीट जो रिक्वायर्ड है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ 1 ग्राम, कितना है, 1 ग्राम है, तो भले 1 ग्राम नहीं, 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट द मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारे पास लेटेंट हीट कहलाता है। वैसे ये ज्यादातर जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेटेंट हीट क्लास 9th में ये थोड़ा सा होता है, अच्छा टॉपिक होता है। तो इसको क्या करेंगे कि जो लेटेंट हीट है, वैसे इसको समझ लो और याद करना है, बस एक लाइन याद कर लो, ज्यादा इससे पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, मेन है। अब देखोगे तो अब है हमारे पास किसमें, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइल सबसे समझ ही रहा है, जैसे बॉइल का मतलब होता है किसी भी चीज को उबालना, बॉइल करना। जैसे बॉइल एग नहीं सुने हो कि जो एग जो होता है अंडा, जो उबला अंडा होता है उसको बॉइल अंडा कहा जाता है। तो एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मतलब हो गया जो भी चीज मेल्ट हो गई, पिघल गई, उसे मेल्टिंग कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर। किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, और जिसमें टेम्परेचर वो चाहिए, क्या चाहिए, टेम्परेचर, एंड वेपर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 273 केल्विन या तो 100 डिग्री केल्विन। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि जो सेल्सियस होता है 100 डिग्री पे क्या हो जाता है, गैस आ जाता है, बॉईल होने लग जाता है। 100 से जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो जो लिक्विड है वो किस में बदल जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखोगे सेल्सियस को कन्वर्ट करोगे किसमें, केल्विन में, तो कितना आएगा, 373 ही केल्विन आएगा। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू द लिक्विड। क्या होगा, मेल्ट होगा मतलब पिघलेगा। जैसे क्या होता है, आइस जो होता है, बर्फ जो पिघलती है। तो एट अ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री बताया कि 0 डिग्री पे क्या होता है, वाटर भी होता है और साथ ही साथ गैस भी देखने को मिलता है। दैट्स इट, इतना हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। फिर आगे हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को, कि एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से। हाँ, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। तो देखोगे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस है और 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। हमें सेल्सियस में दिया है, किस में कन्वर्ट करना है सबको,
केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखो कन्वर्ट करते हैं। पहला हम लेते हैं किसको, 25 डिग्री सेल्सियस को। तो क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला, कालीचरण 273, कालीचरण 273। तो सेल्सियस दिया है तो के की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 25 प्लस 273। तो कितना के की वैल्यू आएगा, जोड़ो इसको, जोड़ोगे तो 5 और 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा, और ये 2, तो इतना डिग्री मतलब इतना केल्विन आएगा किसका, फर्स्ट का, 298 केल्विन हो गया। अब देखोगे 298 केल्विन किसमें है, एक तो पहला ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन भी, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इन थर्ड में से कोई होगा। अब आगे निकालते हैं। अब जो अगला यूज करेंगे वो क्या है, वही वाला फॉर्मूला, के प्लस 273 केल्विन। के हमें निकालना है, सेल्सियस कितना है, 38, 38 क्या होगा, 38 प्लस 273। तो के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जोड़ो, 8 और 3 कितना होगा, 8 3 11, हासिल का 1, 7 और 3 10, 10 1 11 और 3 ऊपर, तो आएगा ये 311 केल्विन। 311 केल्विन किसमें है, चेक करो तीनों ऑप्शन में। 311 एक तो इसमें है और किसी में नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए। और तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, 311 इसी में ही है, इन दोनों में है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ऐसे ऐसे आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं और हमारा जो ये चैप्टर है वो चैप्टर क्या हो जाता है, यहीं पे पूरा एंड हो जाता है। तो ये लेक्चर आप सबके लिए फ्रूटफुल लगा होगा, तो कमेंट में टाइप करो, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, गुड बाय। पार्टिकल, जो हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, देखोगे तो पार्टिकल ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है s इज इक्वल टू में 3t 40 st ये, और फाइंड द एक्सेलरेशन एंड t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे आपको निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहां देखोगे तो हमें s की वैल्यू दी गई है, s वैल्यू दी है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारा पोजीशन है। तो देखोगे तो वेलोसिटी इसका निकालते हैं पहले। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt, या तो ds बाई dt भी लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, d, s कितना हमें दिया है, ये दिया है 3t प्लस 7t, 7t प्लस 5t 8 डिवाइडेड बाई क्या है, dt। अब मैं इनका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बोला था मैंने, इसका पावर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, प्लस 7 का डिफरेंशिएशन भले 7t का 7 हो जाएगा, 5 का 5 ही रह जाएगा। और किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका 8 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी मिल गया, अब मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, भाई यही तो बताया था, x का डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का x डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। अब मान लो इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dB बाई dt। जब इस v की वैल्यू डालोगे तो ये सारे क्या है, नंबर, और किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हमारा यहाँ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हमारा देख लो कौन सा है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड तो होगा नहीं, हमारा आंसर क्या है, 0। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड ईच केस। हमें ये दिया गया है केस जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, v1 की वेलोसिटी, v2 और v3 की, इन सब की हमें पोजीशन क्या नाम निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो देखोगे यहां से, यहां पे मान लो कि मैं एंगल दे देता हूं, ये हमारे पास है मान लो 30 डिग्री, और यहां से यहां तक दे रखा है टोटल एंगल है 45, और जो v3 बना रहा है एंगल, v3 कितना बना रहा है एंगल, ये मान लो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फाइंड करके बताओ कि v1 v2 इन सब की वैल्यू क्या आएगी। तो चलो इसको निकालते हैं। तो यहां से ये भी मैं बताया हूं कि भाई xt का स्लोप ले लोगे, मतलब xt का स्लोप लोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो हम निकालेंगे पहला
v1 की वेलोसिटी, v1 की वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां से हम स्लोप ले लेंगे, स्लोप लेंगे तो एंगल कितना है यहाँ, स्लोप क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पे कितना दिया गया, मैं सीधा वैल्यू पुट कर देता हूं। tan थीटा वैल्यू कितनी दी गई है, v की v1 की 30 डिग्री, और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। तो यहाँ जो m मिलेगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो स्लोप हमारा क्या आ गया, 1/√3, मतलब v1 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा v1 की वेलोसिटी। तो v1 की वेलोसिटी हो गई। अब निकालना है सेकंड केस का। सेकंड केस में v2 की वेलोसिटी बताओ, तो यहां से क्या लेंगे, स्लोप, और स्लोप हमेशा कहां से लेते हैं, x एक्सिस से लेते हैं, पॉजिटिव वाले से। तो v2 की वैल्यू देखोगे, एंगल देखो कितना दिया है, tan 45 दिया, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो tan 45 की वैल्यू 1, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 की वेलोसिटी, v2 की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, और इसका आया था 1/√3 मीटर पर सेकंड। थर्ड की निकालनी है, तो थर्ड का कैसे निकालेंगे, ये लिख लो यहाँ पे कि भाई फर्स्ट की, सेकंड की, इन सब की कितनी आई है। तो देखो v1 की वेलोसिटी कितनी आई बची भाई, v1 की वेलोसिटी आई है 1/√3 मीटर पर सेकंड। v2 की वैल्यू कितनी आ गई, v2 की 1 मीटर पर सेकंड आई। अब v3 की निकालेंगे, तो इसको मिटा लेते हैं v3 की निकालने के लिए। देखो v3 का भी क्या करना है, सेम एंगल देखना है, स्लोप निकालना है वहां से। तो स्लोप लेंगे, v3 आ जाएगा। स्लोप देखो यहां से x एक्सिस कितना एंगल है v3, tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 हो गई, तो v3 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ये हमारा आ गया v3 की वैल्यू आ गई √3। v1 की आई थी 1/√3 मीटर पर सेकंड, और v2 की आई थी 1 मीटर पर सेकंड। यूनिट लगाना नहीं भूलना, क्या नहीं भूलना, यूनिट लगाना नहीं भूलना। तो ये हमारा v1 की वेलोसिटी, v2 की वेलोसिटी और v3 की वेलोसिटी, ये हमने क्या कर दिया, इसका निकाल दिया स्लोप से। आगे नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखोगे, 2 बाइक, हमारे पास कितनी बाइक है टोटल, 2 बाइक है। 2 बाइक A एंड B स्टार्टिंग एट सेम टाइम, मतलब एक समय पे क्या करती है, दोनों बाइक स्टार्ट करती है, और पोजीशन कितना आ गया है, x इज इक्वल टू में a, और इसकी इक्वेशन दी है at bt स्क्वायर, एंड x b की मतलब दूसरे बाइक की कितनी दी गई है, इतनी दी गई है। बोला गया है व्हाट टाइम बोथ बाइक हैज सेम वेलोसिटी, बोला है कौन से समय पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, v1 इज इक्वल टू में v2, यही तो निकालना है इसको इक्वेशन। तो देखो x पता है, और x निकालने से x दिया गया है फंक्शन ऑफ टाइम में, तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखो x1 क्या होगा, x1 निकालना है, तो x1 नहीं, x1 दिया है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है v1 की वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे, va वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, बहुत आसान है। तो v1 x कितना फंक्शन है, x ये रहा, तो a t प्लस b t का स्क्वायर, ये हमारा हो गया a का, और बटे में क्या है dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाली पावर आएगी नीचे, तो ये बन जाएगा a बन जाएगा सिर्फ, प्लस, और ये जो होगा, ये 2 जो है ऊपर आएगा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2bt बन जाएगा। ये हमारी आएगा वेलोसिटी 1 आ गई। अब वेलोसिटी b क्या आएगी, v अलग से कलर से ले लेते हैं, v कितना है, v2, मतलब vb कितनी आएगी, तो vb का भी क्या होगा, dx/dt। तो इसको पुट करेंगे, dx की वैल्यू कितनी है, ये रही, f t माइनस t का स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, b3, तो आएगा f माइनस में 2t, ये बन गया 2 इक्वेशन। फर्स्ट और 2 को दोनों वेलोसिटी लानी है सेम एट अ सेम टाइम, तो क्या कर देंगे, दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है उसको इक्वल कर देंगे, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखो दोनों वेलोसिटी को सेम कर दूं, तो a, ये हमारा v1 की वेलोसिटी है a प्लस 2bt,
ये देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू क्या है f माइनस टू टी, f माइनस टू टी, दोनों इक्वेशन क्या हो गई सेम हो गई। अब यहां से देखोगे कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों का कौन सा समय मतलब t की वैल्यू निकालनी है टाइम पे ना, कौन से टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो t तो फाइंड करना है हम लोग को। तो t निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इक्वेशन को इधर इधर लाएंगे, तो देखो ये माइनस में है इधर आएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो इधर चला जाएगा माइनस में, तो देखो 2bt और ये माइनस में है तो ये आएगा प्लस 2t इज इक्वल टू में f, ये एक प्लस में है तो यहाँ आ गया माइनस में, t की वैल्यू निकालनी है। देखोगे यहाँ पे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ t है, तो 2t कॉमन आ जाएगा, तो 2t b प्लस और यहाँ बन जाएगा सिर्फ एक इज इक्वल टू में f माइनस ए, तो रहेगा ही रहेगा। तो देखोगे ये t को मैं यहीं छोड़ दूं और ये सारे मल्टीप्लाई में तो नीचे चले जाएंगे, तो f माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2b प्लस 1। इस समय पे क्या होगा, उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ऑप्शन देख लो क्या है आंसर, टाइम कितना है f माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट b प्लस 1, ये है b प्लस 1, कौन सा ऑप्शन में है f माइनस ए, f माइनस ए का है पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखोगे तो क्या लिखा गया है a प्लस एफ, तो ये तो होगा नहीं, तो देखो f माइनस ए 2 b प्लस 1, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड तो थर्ड तो होगा नहीं क्योंकि b माइनस है यहाँ पे, भले a पहले दिया गया और यहाँ भी a पहले, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा b आंसर इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो आगे आगे क्वेश्चन है द xt ग्राफ दिया गया है फॉर द टू पार्टिकल a एंड b, स्ट्रेट लाइन है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम, टाइम के मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इतना एंगल बना है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी a एंड v, a और b का वेलोसिटी का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है, तो रेशियो मतलब हो गया v a बटा v, इनका रेशियो बताना है कितना होगा, यही बताना है डिवाइड करके, मतलब v a बटा v b निकालना है। तो क्या करेंगे, देखोगे तो पहला जो a है, a पार्टिकल वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंगल है, तो जो a है वो एंगल यहां कितना बना रहा है 30 डिग्री, और b पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। दोनों का क्या लेना है, स्लोप ले लेंगे। देखो एक्सटी ग्राफ है और एक्सटी ग्राफ का स्लोप लेंगे, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या आता है, एक्सटी ग्राफ का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्सटी का स्लोप क्या होगा वेलोसिटी देगा, तो इनका स्लोप निकालने है, स्लोप a और स्लोप b का। तो देखो स्लोप a का तो हमें क्या मिल जाएगा, a की वेलोसिटी मिल जाएगी, तो स्लोप a क्या होता है tan थीटा, और tan कितनी वैल्यू दी गई है, tan थीटा की वैल्यू tan 30 दिया, और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 आ गया स्लोप ए। स्लोप बी क्या होगा, स्लोप बी tan कितनी वैल्यू दी गई है 60, भाई b 60 दे रहा है ना, तो 60 कितना होता है tan 60 की वैल्यू √3 होता है। बस अब यहाँ a और b की वेलोसिटी आ गई, इसकी जगह डालना है, पुट करके निकाल देना है, तो v a डिवाइडेड बाय v b, a की वैल्यू कितनी आई है 1/√3 और b की वैल्यू आई थी √3, कुछ नहीं एक ले लेंगे, इसको इनवर्स कर देंगे, तो 1/√3, a कहां चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। देखो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आ गया हमारा 1/3, मतलब रेशियो में देखा जाए तो 1:3 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 1:3 कौन सा हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। इसमें तो 1/3 तो मतलब 1:2 तो आ नहीं रहा, √3 तो हो ही नहीं रहा, √9 तो हो नहीं रहा, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन आगे है अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन। अच्छा, एक पार्टिकल स्टार्ट करता है मोशन, ठीक है, एट रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से मतलब u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब उसने क्या करा, इसको एक्सेलरेशन लिया उसने, a की वैल्यू कितनी आया 3t² मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, टाइम के फंक्शन में दिया गया, फाइंड द वेलोसिटी t इज इक्वल टू में 4 सेकेंड। देखो एक्सेलरेशन का मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो कुछ तो आएगा नहीं,
नहीं आ रहा था। हाँ, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। और t4 पे निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब वाले क्या है, t 4 सेकंड पे शुरू में कहां से होगा, जीरो से ही शुरू होगा। t इज इक्वल टू में जीरो पे शुरू किया होगा पार्टिकल ने, जाते जाते जाते, और t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक हमें क्या करना है, यहां से हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो वेलोसिटी क्या होता है बताओ, dx बाई dt, dx बाई dt होता है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन का फंक्शन है ना, तो एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। मैं इस dt को इधर भेज दूं तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, a dt हो जाएगा। अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं इसका, बोथ साइड इंटीग्रेट, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन में कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, सही। तो देखो यहाँ पे, और लिमिट क्या है, वैल्यू क्या डालनी है, लिमिट कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है ये तो बताएंगे। तो देखो t इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 सेकंड, मतलब 0 से लेकर 4 सेकंड तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करो, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v हो जाएगा, भाई छोटे का इंटीग्रेशन बड़ा मिल जाता है, ठीक है, छोटे का इंटीग्रेशन बड़ा मिल जाएगा। और a dt, a की वैल्यू बताओ कितनी है, 0 4, a की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर और dt, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखोगे तो इंटीग्रेशन क्या करते थे, लिमिट को तो सेम रखते हैं, ऊपर एक प्लस कर देते थे, तो 3t की पावर 3 हो जाएगी, एक प्लस ऊपर नीचे तो पावर भी उसकी नीचे आ जाती थी, और dt। अब यहां ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे ध्यान से, तो देखोगे 3 से 3 कट रहा है, कट रहा है 3 से 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, भले वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेकर 4 तो इंटीग्रेट लिखना है, फिर बच जाएगा t की पावर 3 और dt। dt हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो इस dt को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये हटा दी हमने। अब मैं इसको फाइनल वैल्यू डालूंगा और इनिशियल वैल्यू डालूंगा, तो फाइनल और इनिशियल वैल्यू डालनी है। तो फाइनल वैल्यू क्या डालेंगे, इंटीग्रेशन t का क्यूब है, t का क्यूब वैल्यू कितनी डालनी है 4, माइनस फाइनल डाल दी। अब इनिशियल वैल्यू t की पावर 3 और इनिशियल वैल्यू 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, यही तो करते थे v फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, यही टाइम के फंक्शन से हम कर देते थे। तो v इज इक्वल टू में t की पावर क्यूब है, t का क्यूब माइनस t0। अब देखोगे यहां से भाई 0 की क्यूब होगा तो मतलब ये पूरा प्रोडक्ट क्या होगा, आंसर 0 आ जाएगा, मतलब v की वैल्यू क्या होगी, 4 का क्यूब मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 4, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना होता है बताओ, 16 चौक 64 मीटर पर सेकंड, मतलब हमारा आंसर जो है वो 64 मीटर पर सेकंड आ चुका है। अब इसके अंदर 64 मीटर पर सेकंड देख लो कौन से में है, 64 मीटर पर सेकंड कौन सा, पहला ही ऑप्शन 64 मीटर पर सेकंड है, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। बहुत इजी सवाल था, आसान सवाल था। अब क्या है, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है द स्पीड एंड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग कितना है, डिस्टेंस हमें बताना है, डिस्टेंस कितना कवर किया ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू में 2 सेकंड एंड t सेकंड, 2 सेकंड और t सेकंड में कितना पार्टिकल ने वहां पे क्या किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे वैसे ये t इज इक्वल टू में ये ग्राफ तो हमने 0 पे बना दिया, चलो 0 कर लेते हैं इसको, कितना करते हैं 0 सेकंड है, ठीक है, 0 सेकंड से पार्टिकल का निकालना है। तो देखोगे यहाँ पे कि भाई 0 से पार्टिकल स्टार्ट किया, चलता गया चलता गया चलता गया, फिर आया कहां पे 10 सेकंड में यहाँ पे आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि भाई उसने कितना एरिया कवर किया होगा, मतलब डिस्टेंस, ये वाला जो मैं एरिया निकाल दूं इसका एरिया अंडर कर्व, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा सीधा वैल्यू या एरिया निकाल दिया जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे एरिया निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लेंगे, एरिया अंडर कर्व लेंगे, एरिया अंडर कर्व लेंगे डिस्टेंस के लिए, मैं डी को सिर्फ डी से लिख देता हूं, ठीक है, डिस्टेंस को बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा। एरिया अंडर कर्व, इसका एरिया निकाल लो, किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो डी की वैल्यू क्या होगी, हाफ। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताओ बी बेस की वैल्यू कितनी है
और हाइट की वैल्यू कितनी है। तो ट्रायंगल का बेस कौन सा होता है, नीचे वाला हिस्सा। नीचे वाला देखोगे तो यहाँ 0 से लेकर 10 सेकंड है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है 10 मीटर हो गया। हाइट देखोगे तो हाइट कितना है, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा, ये ट्रायंगल हाइट कितना है ट्रायंगल का देखोगे तो ये हाइट दिया गया कितना 20, तो 20 मीटर दिया गया, 20 मीटर पर दिया गया। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 10, हाइट कितना है 20। देखो 2 से 10 कट गया 5 पे, तो कितना आ गया डी की वैल्यू 10 दूनी 20, 100 मीटर तक क्या किया होगा उसने, डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा। कितने मीटर हो गया 100 मीटर। आंसर लगा लो कौन सा है 100 मीटर में। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 100 मीटर। तो यहाँ भी क्या है बहुत आसान सवाल है, और एरिया अंडर कर्व वाले तो निकालना बहुत ही इजी होते हैं। तो ये हो गया हमारा किसमें डिस्टेंस का। अब अगला सवाल क्या है, सेम सवाल, ट्राई करो इसको, पॉज करो और इसको ट्राई करके देखो कि भाई सवाल में क्या है। मैं साइड हो जाता हूं, देखोगे क्वेश्चन में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद t इज इक्वल टू में 10 सेकंड, फाइंड द इनिशियल फेज ऑफ एक्सेलरेशन। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है और एंगल निकालना है। देखोगे v और t है, भाई vt का मैं यहाँ से स्लोप ले लूं, मतलब तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब स्लोप लेके करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो करो कितना आ रहा है, बताओ मेरे को सवाल कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी करो। ट्राई करो कितना आ रहा है, देखो कर लिया होगा। देखो अब यहां से हम क्या लेंगे, स्लोप लेंगे, और स्लोप हमेशा कहां से लेते हैं, यहां से टेन थीटा। तो हम पहले क्या करते हैं, एंगल को ही निकाल लेते हैं कि थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है। तो क्या करें, थीटा यहां से हम परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला हिस्सा है, परपेंडिकुलर यही होगा, और बेस क्या है ये। देखोगे ध्यान से यहाँ पे, थोड़ा मैथ अच्छी हो तो, यहाँ 0 से लेकर 10 सेकंड गया, तो यहाँ आधा होगा, आधा वाला हिस्सा होगा, और आधा कितना होगा, पूरा 10 है, तो यहाँ कितना आएगा 5 सेकंड होगा टाइम। होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल। मतलब यहां से बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और परपेंडिकुलर तो ये दिया गया ही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लेंगे tan थीटा। तो एंगल के लिए हमेशा क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे, और tan थीटा क्या होता है P अपॉन में B, और P अपॉन क्या है परपेंडिकुलर 5√3 डिवाइडेड बाय, भाई 5√3 होगा ना, और डिवाइडेड बाय क्या है 5। देखोगे 5 से 5 कट गया, तो आंसर आ गया √3, और √3 कितना होता है tan 30 की वैल्यू, रूट जो tan जो थीटा होता है वो √3 कितना होता है, तो tan थीटा जो होगा वो एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि जो tan की जो रूट वैल्यू आती है वो कितनी पे होती है 60 डिग्री पे होती है। तो आंसर यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा थीटा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा यहाँ पे। इतना बात पता चल गया। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बताओ। एक्सेलरेशन निकलेगा इसका एरिया अंडर कर्व से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी दिया गया है, तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप लेना पड़ेगा। स्लोप भी लोगे तो हमारे पास जो एंगल जो आया ना ये √3, ये वेलोसिटी इसकी हो जाएगी। वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी तो दिया गया, स्लोप यहाँ स्लोप लोगे, भाई एंगल कितना आया इतना आया, तो एंगल यहाँ से स्लोप लिया है, तो vt का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन ही तो देता है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, यहाँ से सेम ही आएगा, √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। बस ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन टाइम। ये बढ़िया सवाल था जिसमें दिमाग लगता। अब अगला क्या है, नेक्स्ट सवाल, द स्पीड एंड टाइम ग्राफ है ऑफ द पार्टिकल मूविंग कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बिटवीन कितना है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड। मतलब पार्टिकल यहां से शुरू किया है, कहां से शुरू किया है, यहां से, और यहां से ऐसे चलता गया, टुक 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 चलते गया ऐसे पार्टिकल गया है, और जाते जाते कहां तक पहुंच गया है, ये जो हरे वाला पार्ट है ये चला गया 10 सेकंड पे यहां। तो बोला गया है सवाल के अंदर हमें क्या निकालना है, द स्पीड एंड टाइम ग्राफ दिया है, हमें डिस्टेंस कवर्ड बताना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस ग्राफ में, हमें मतलब वही निकालना है, क्या बोलते हैं एरिया अंडर कर्व यूज होगा यहाँ पे। तो मैं क्या कर दूं, इसका एरिया अंडर कर्व निकालूं, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस क्या है,
एरिया अंडर कर्व। तो डिस्टेंस आएगा, एरिया अंडर कर्व किसका लेंगे, शेप कैसी है भाई, किसका एरिया लेंगे, ये देखोगे शेप तो हमारे पास रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है ये। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। बताओ बी की वैल्यू कितनी है और एल की वैल्यू कितनी है इसमें, लेंथ की वैल्यू बताओ कितना है, लेंथ और विड्थ मतलब बेस उसका कितना है। लेंथ देखोगे लंबाई यहां से यहां तक, देखोगे 0 मतलब 2 सेकंड से 10 सेकंड है, मतलब यहाँ पे पूरा कितना होगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यहां से यहां जो डिस्टेंस लगा होगा वो कितना है 8। भाई 2 से शुरू हुआ है, 0 से थोड़ी हुआ है जो 10 होगा। अब तुम सबका कहना होगा भैया ये तो 10 होगा, अरे 10 थोड़ी होगा क्योंकि 2 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तो 8 मीटर आएगा। तो यहाँ लेंथ हो गई 8 मीटर, और बेस कितना है, मतलब लेंथ हो गई इसकी, और इसकी विड्थ कितनी है, मतलब बेस नहीं विड्थ हो गया इसका, कितनी हो गई इसकी विड्थ, विड्थ कितनी है मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला कितना है, ये तो 20 ही दिया गया है, तो 20 मीटर हो गया। तो बस मल्टीप्लाई करो आ गया आंसर, 18 मल्टीप्लाई में 20, तो 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ही होता है, 160 मीटर तक वो क्या होगा, चला होगा। ये हो गया। अब आंसर देख लो 160 कौन सा है, ये लो, फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया। अब तुम तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके लिए फ्रूटफुल हुआ होगा, तो आप सब लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, गुड बाय।